एक देश एक चुनाव समिति की बैठक आज रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी पहली आधिकारिक बैठक पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर बैठक का आयोजन। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 9 एजेंडों पर चर्चा की रखी मांग, कहा महंगाई, चीन बॉर्डर विवाद को दे प्राथमिकता। गणेश चतुर्थी से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। 18 को पुरानी बिल्डिंग में होगा विशेष सत्र का पहला दिन, 19 को होगी शिफ्टिंग। G20 सम्मेलन की सुरक्षा करेगा सेना का काउंटर ड्रोन सिस्टम, बम डिफ्यूज स्क्वाड, स्नेपर डॉग भी तैनात। 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे चलेगी मेट्रो। रामपुर में उदयनिधि स्टालिन और खरगे के बेटे प्रियंक पर केस दर्ज। हिंदू विरोधी बयान देने के मामले में केस आईपीसी की धारा 153 ए 295 के तहत दोनों पर केस दर्ज। और नोएडा कुत्ते के काटने से 14 साल के लड़के की मौत, इलाज के लिए भटकता रहा पिता। परिजनों ने प्रशासन से मामले पर कार्रवाई करने की लगाई गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मांस। रुक करेंगे खबरों का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात बन गए हैं। तालिबान के साथ भारी गोलाबारी से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी तनाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बॉर्डर पर भारी गोलाबारी के साथ ही भारी तनाव देखने को मिल रहा है। बीते 9 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। 9 महीने में पहले फायरिंग में मारे गए थे 7 पाकिस्तानी। अब लगातार इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं, तो बॉर्डर पर लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो लगातार बॉर्डर पर फायरिंग की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बॉर्डर पर भारी गोलाबारी के बीच तोरखम बॉर्डर सील कर दिया गया है। बीते 9 महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। 9 महीने पहले फायरिंग में 7 पाकिस्तानी मारे गए थे। उसके बाद से लगातार इस तरीके का तनाव जारी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर भारी तनाव जारी है। आपको बता दें, बॉर्डर पर गोलीबारी के बीच तोरखम बॉर्डर को सील किया गया है। बेबस मां की मिन्नत से आपको बता दें, तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। अब बात अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर है। सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष से बिना किसी पूर्व सूचना और चर्चा के बुलाया गया सत्र। उन्होंने सत्र के एजेंडे की जानकारी भी मांगी है। तो सत्र की एजेंडे की मांग भी की है सोनिया गांधी ने। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सोनिया गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, विपक्ष से बिना किसी पूर्व चर्चा के ये सत्र बुलाया गया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है और उन्होंने सत्र के एजेंडे की भी जानकारी मांगी है। दिल्ली से यह अहम खबर। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और सवाल किया है कि संसद के विशेष सत्र को किस एजेंडे के तहत बुलाया गया है। विपक्ष से इस बात को लेकर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने सत्र के एजेंडे की भी जानकारी मांगी है। तो दिल्ली से यह अहम खबर।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। G20 से संबंधित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किए जाने को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के दोनों नाम इंडिया और भारत में इंडिया को बदलना चाहती है। सूत्रों ने G20 से संबंधित कुछ दस्तावेजों में देश के नाम के रूप में भारत का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह ने G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम में शनिवार के लिए राष्ट्रपति की ओर से आयोजित G20 रात्रि भोज निमंत्रण पत्र पर एक्स पर साझा किया। शिक्षा मंत्री प्रधान ने खुद को मिले निमंत्रण की एक तस्वीर साझा करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैशटैग का इस्तेमाल किया। देश के बाद में अगली खबर मेरठ से है। के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। आपको बता दें, बेटे की लाश ठेले पर लेकर घूमने का मामला जिस पर के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए घूम रही थी मां, लोगों से मदद करने की लगातार गुहार लगा रही थी। तो के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच पूरे मामले पर बैठाई है। सीएमओ अखिलेश मोहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो के न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले पर जांच बैठाई है। सीएमओ अखिलेश मोहन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर, के न्यूज इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। आपको बता दें, बेटे की लाश ठेले पर लेकर घूमने का यह मामला सामने आया था। अंतिम संस्कार के लिए बेटे की लाश लेकर घूम रही थी मां और लोगों से मदद की लगातार गुहार लगा रही थी। ऐसे में इस खबर को के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो स्वास्थ्य महकमे का ये हाल साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एक मां अपने बेटे की लाश को ठेले पर लेकर भटकती नजर आई थी। एम्बुलेंस न मिलने से ठेले पर ये मां अपने बेटे की लाश को लेकर सड़क पर निकली और लोगों से अंतिम संस्कार के लिए मदद की गुहार लगाई। सड़क पर चलते हुए लोगों से वो फरियाद करती नजर आई। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वो लोगों से फरियाद करती नजर आई। ऐसे में बताया जा रहा है किसी पुलिस वाले की मानवीय सहायता से उसका अंतिम संस्कार हो पाया। उस पुलिसकर्मी ने लोगों से चंदा जुटाकर इस मां के बेटे का अंतिम संस्कार कराया, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे हर अस्पताल के अंदर PL शर्मा में, मेडिकल कॉलेज में शव वाहन उपलब्ध हैं। जो भी हमारे संज्ञान में आता है तो वहाँ से हम शव वाहन उपलब्ध करा दे देते हैं। मेरे संज्ञान में जो ये केस आया उसके लिए मैंने एक जांच बैठा दी है और जैसे ही जांच पूरी होगी और पूरा पता चलेगा मेरे को उसके बारे में, तब आगे कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ, जो भी दोषी होगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजू मेरठ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात की जाए इस खबर की तो बेहद संवेदनशील ये खबर थी और स्वास्थ्य विभाग का संवेदनशील चेहरा सामने इस खबर में आया, लेकिन के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आज इस खबर का बड़ा असर हुआ है। क्या अहम अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं तो मेरठ में मानवता को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की पोल भी खुली थी। स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई थी।
लेकिन के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद शासन ने संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए, जिसके बाद मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने पूरे मामले पर जांच बैठा दी है। कहा है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी लापरवाह अधिकारी निकलकर इसमें सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजू, अगर बात की जाए अब तक कार्रवाई की, तो किसी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ अभी जांच की बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने फिलहाल जो है जांच कर कार्रवाई का जो है आदेश दिया है। साफ तौर पर क्या है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, लापरवाही देखी जाएगी कि किसकी इसमें पूरे मामले में लापरवाही निकल कर आ रही है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मेरठ के सीएमओ ने कहा। लेकिन पूरा जो ये मामला है, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है और एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे के शव के अंतिम संस्कार के लिए लोगों से गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार पुलिस के एक एसआई मदद के लिए सामने आए और लोगों से चंदा जुटाकर आपस में पुलिस कर्मियों से फिर मृतक युवक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। जब जाकर पीड़ित माँ जो है वो शांत हुई, रो रो कर बिलख कर लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। तो मानवता भी इस पूरे मामले में शर्मसार हुई है और स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो भी सामने में। राजू, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, अब इस मामले पर सीएमओ ने कार्रवाई की बात की है, जांच कमेटी बनाकर जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री के घर पर विनय की हत्या का मामला। आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, सपा का डेलीगेशन मिलने पहुंचा है। मंत्री के बेटे की पिस्टल से हुई थी विनय की हत्या। लखनऊ से ये अहम खबर, सीएल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचा है सपा का डेलीगेशन। सीएल वर्मा के नेतृत्व में ये डेलीगेशन जाएगा। सोनू कनौजिया, जयसिंह, जयंत, जीतू रावत ये साथ में मौजूद हैं। तो सीएल वर्मा के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन पहुंचा है विनय के घर। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, केंद्रीय मंत्री के घर हत्या का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद अब विनय के घर सपा का डेलीगेशन पहुंचा है। पीड़ित परिवार से मिलने सपा का डेलीगेशन पहुंचा है। मंत्री के बेटे की पिस्टल से हुई थी विनय की हत्या। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर उन्हीं के पिस्टल से विनय की हत्या हुई थी, जिसके बाद यह मामला काफी राजनीतिक हो गया था और आज सपा का डेलीगेशन विनय के घर पहुंचा है। तो पीड़ित परिवार के यहां सपा का डेलीगेशन पहुंचा है। लखनऊ से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएल वर्मा के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है। तो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है सपा का डेलीगेशन। मंत्री के बेटे की पिस्टल से हुई थी विनय की हत्या, जिसके बाद इस मामले पर काफी राजनीति भी हुई है। सीएल वर्मा के नेतृत्व में आज सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है। मंत्री के बेटे के पिस्टल से ही और मंत्री के घर पर ही विनय की हत्या हुई थी। सपा के डेलीगेशन में सोनू कनौजिया, जयसिंह और कई अन्य लोग भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं, जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जून माह में इकाना स्टेडियम परिसर में लगे यूनिपोल गिरने से जुड़े मामले में नया मोड़ आया है। यूनिपोल लगाने वाली प्रचार कंपनी ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ था, जिसमें नगर निगम की जांच में ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग कंपनी की लापरवाही सामने आई है। इतना ही नहीं, 3 महीने पहले इकाना स्टेडियम में लगे यूनिपोल गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई थी। ऑरेंजिस एडवर्टाइजिंग कंपनी के ब्लैकलिस्टेड
इस कंपनी को किया गया है। यूनिपोल स्ट्रक्चर की मजबूती का प्रमाण पत्र और स्टेडियम प्रबंधन से किए गए अनुबंध से जुड़े पेपर कंपनी नहीं दिखा पाई थी, जिसके बाद कंपनी का पंजीकरण निरस्त करने और काली सूची में डालने का नोटिस नगर निगम प्रभारी अधिकारी प्रचार की ओर से जारी कर दिया गया। अब बात अगली खबर की। यूपी के आगरा में खेरागढ़ जगनेर सीमा पर खनन माफिया और उसके गुर्गों ने मंगलवार की आधी रात को पुलिस पर हमला बोल दिया। धौलपुर से बालू से भरी ट्रैक्टर ट्राली और डंपर लेकर आ रहे खनन माफिया और उसके गुर्गे ने घेराबंदी कर पुलिस पर गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर राजस्थान सीमा में भाग गए। एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने बालू से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की हैं। एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार के नेतृत्व में खेरागढ़ जगनेर और बसई जगनेर थाने की पुलिस ने राजस्थान से आने वाले बालू से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्राली और डंपर के विरुद्ध मंगलवार की रात बुधवार सुबह तक संयुक्त अभियान चलाया। जगनेर की पुलिस की सूचना पर खेरागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी। पुलिस ने राजस्थान सीमा तक आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। खेरागढ़ सर्किल की पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 चंबल ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है, पकड़ा गया है। इस दौरान रात्रि की घटना है। इसमें खनन माफिया के द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस के सभी जवान सुरक्षित हैं। जिसमें हमने 5 ट्राली पकड़े हैं और जो माफिया भागे हुए हैं उनके लिए अभी भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई भी जारी है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर खत्री मनोज टंडन को सुरक्षा गार्ड देने की मांग की है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान एक बहुत ही कद्दावर संगठन है। हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, जिन्हें कल रात ही मैंने प्रदेश संयोजक के पद पर मनोनीत किया है, उनके ऊपर कल दोपहर यहाँ पर बिजली विभाग के जो एई मीटर संदीप चौहान हैं, उन्होंने अपने कुछ प्राइवेट गुर्गों की मदद से उनके ऊपर हमला करवाया है हताश होकर। एक्चुअली एई मीटर यहाँ पर हमारे व्यापारियों और आम जन के साथ भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर में एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। डॉक्टरों पर आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग फर्जी हॉस्पिटल संचालक और मेडिकल माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हॉस्पिटलों से अभी भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसा ही मामला पादरी बाजार क्षेत्र के रहने वाले सूरज शुक्ला के साथ हुआ। सूरज शुक्ला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि विगत 3 अगस्त को ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की असमय मौत हो गई। सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि मिली शिकायत के अनुसार अस्पताल के खिलाफ जांच की जा रही है। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजनों की तरफ से एफिडेविट पर कंप्लेन वापस ले लिया गया, इसलिए जांच नहीं की जा सकती है। उन्होंने अस्पताल के ऊपर आरोप लगाया कि और जो जांच कमेटी थी उसके ऊपर लगाया कि उन्होंने निष्पक्षतापूर्ण जांच नहीं की है। मैंने पीड़ित पक्ष से आग्रह किया कि मुझे एक आवेदन करते दें, मैं नई कमेटी गठित कर दे रहा हूँ और निश्चित रूप से
निष्पक्ष कार्रवाई कराएंगे और जो लोग दोषी भी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। सर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल पर इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे, क्योंकि इससे पहले बच्चों की मृत्यु का मामला था, लेकिन बच्चों के परिजनों ने एफिडेविट पर अपनी कंप्लेंट्स को वापस ले लिया गया था, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हॉस्पिटल ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट कराते हैं और डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लापरवाही से मेरे पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद से मैं शासन प्रशासन में मैं न्याय के लिए दौड़ रहा था। फिर आज जाके कल मुझे अब लेटर प्राप्त होता है कि यहाँ पे सीएमओ साहब ने एक टीम गठित की है जिसके विषय में जांच होने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आज आए। आने के बाद हम लोगों का जो बयान था, जो भी टीम थी, उन लोगों के सामने हम लोग बैठे और डॉक्टर के भाई डीके गुप्ता और उनके मैनेजर उस समय प्रेजेंट थे, तो उनके सामने हम लोगों का बयान लिया गया। बाद में फिर सुधीर गुप्ता आते हैं, तो सुधीर गुप्ता का बयान वो जब लेते हैं तो हम लोगों को बाहर कर देते हैं। इस बीच नैनीताल से अहम खबर आ रही है। अपने दर्शकों को इस वक्त की अहम खबर नैनीताल से दिखा रहे हैं। कॉर्बेट में 6000 पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है। नैनीताल से इस वक्त की अहम खबर, साथ ही अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका का भी मामला सामने आया है। मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया है अपना अहम फैसला। तो नैनीताल से इस वक्त की अहम खबर, हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। तो नैनीताल से यह अहम खबर, कोर्ट ने राज्य की जांच एजेंसियों को सहयोग करने को भी कहा है। कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी सीबीआई डायरेक्टर को देने को कहा और सीबीआई को यह जांच सौंपी है, यह जानकारी दी है। देहरादून निवासी ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी जनहित याचिका। तो कॉर्बेट में 6000 पेड़ों के कटान का यह मामला। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए कॉर्बेट में 6000 पेड़ों के कटान से जुड़ा अहम मामला, क्या कुछ अहम अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि ये इस समय की बड़ी खबर है देवभूमि उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट से जो है ये आदेश जारी किया गया है, क्योंकि अभी तक की जांच जो है वो जिम कॉर्बेट में पोखरा रेंज में लगभग 6000 से ज्यादा पेड़ कटान और के ये याचिका लगाई गई थी, जिसमें गंभीर आरोप है पूर्व में जो है वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। उसमें कई अधिकारी भी लिप्त थे, जिसमें कुछ जेल की सलाखों के पीछे थी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जांच है वो अब तक विजिलेंस के हवाले थी, विजिलेंस के पास थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट को लगता है कि इसमें हाईकोर्ट की जो है अति आवश्यकता है। एक बड़ा स्कैम घोटाला जो है ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिसमें अब एक बड़ी मुश्किल जो है वो पूर्व मंत्री जो है हरक सिंह रावत की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले देखिए, मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी एक सीबीआई जांच जो है वो हरक सिंह रावत के खिलाफ चल रही है, जिसमें हरीश रावत जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें हरक सिंह रावत का भी नाम सम्मिलित है। तो अब ये कहा जा सकता है कि सीबीआई जांच जो ये पेड़ कटान के लेकर की जा रही के आदेश जो है नैनीताल द्वारा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें जो है वो हरक सिंह रावत के लिए बढ़ गई है। आप दोनों सीबीआई जांच जो है वो के ऊपर लग चुकी है। और इससे पहले देखिए विजिलेंस में कई ऐसे छापे जो है वो हुए थे, उनके आवास पर भी होते, उनके मेडिकल कॉलेज के भी हुए थे, जिसमें यहाँ तक कि जो जनरेटर है वो भी अवैध रूप से वहाँ पर उनके मेडिकल कॉलेज में पाए गए थे, और उसको सरकार ने विजिलेंस से जो है उसको जब्त कर लिया था। लेकिन उसके बाद एक बड़ा संज्ञा जो है वो आज ये देखने को मिल रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट से जो आदेश जारी किया गया है कि सीबीआई जांच जो है इससे की जाएगी, ताकि जो सच्चे जो साफ। राजेश जी, इस खबर में अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और राज्य सरकार को इसमें सहयोग के लिए भी बोला गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड से ये अहम खबर, नैनीताल से अगली खबर आ रही है। हाई कोर्ट से जुड़ी ये अहम खबर, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें।
जिम कार्बेट की पखारो रेंज में घोटाले का यह मामला सामने आया है। विजिलेंस की जांच के चलते हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जिम कार्बेट की पखारो रेंज में घोटाले का यह मामला नैनीताल से इस वक्त की अहम खबर। विजिलेंस की जांच के चलते हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व आईएफएससी किशन चंद समेत कई अधिकारी इसमें शामिल है। नैनीताल हाई कोर्ट से यह बड़ी और अहम खबर। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जिम कार्बेट की पखारो रेंज में यह घोटाले का मामला सामने आया है। विजिलेंस की जांच के चलते हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। जिम कार्बेट की पखारो रेंज में घोटाले का यह मामला और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कांतापाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांतापाल, अगर बात की जाए हरक सिंह रावत की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस मामले पर? जी बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं कि देहरादून निवासी जो अनुपंत है उन्होंने यहाँ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जो तत्कालीन वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनके द्वारा उनकी मिली भगत से जो कॉर्बेट क्षेत्र है वहाँ पे 6000 पेड़ काटे गए हैं, जिसको लेकर यहाँ हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद पूर्व में जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जो हाईकोर्ट ने फैसला यहाँ पे सुनाया है, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो यहाँ पे ये पूरी जांच हो रही है इसकी सीबीआई से जांच की जाए, क्योंकि हाईकोर्ट दी थी कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट जो इनकी जांच पे था, सरकार के इस फैसले पर नाखुश था। उसने कहा कि जो इसमें मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और अन्य उच्चाधिकारियों के जो इसमें नाम आए हैं उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है ये मुश्किलें यहाँ पे बढ़ रही हैं और हाईकोर्ट को अपना निर्णय सुनाना पड़ा कि जो सीबीआई जांच है क्यों ना दिल्ली जो सीबीआई ऑफिस है उससे यहाँ पे जांच कराया जाए। और कहीं ना कहीं इसमें जो उच्चाधिकारी हैं और हरक सिंह रावत हैं, इनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। जी मनोज। हाँ कांतापाल, अगर बात की जाए इस घोटाले की जो सीबीआई को जांच दी गई है, हरक सिंह रावत के अलावा कई और सफेद पोशों की नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हरक सिंह रावत का तो इसमें नाम जो मुख्य सचिव है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें लिया ही गया है। और साथ ही में इसमें कुछ वनाधिकारी हैं जो उच्च पदों पे हैं, डीएफओ हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इनके द्वारा यहाँ पे कुछ घोटाले किए गए हैं। और ये सीबीआई कांतापाल, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हरक सिंह रावत के साथ कई अन्य सफेद पोशों के भी नाम सामने आ सकते हैं। खबरों वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां आजाद समाज पार्टी कल 7 सितंबर को पूरे जिले में संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी। कल जिले भर में यह यात्रा निकाली जाएगी। संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शिरकत करेंगे। समाज पार्टी के सिपाही दिनांक 7 को बृहस्पतिवार को जिला जेल तो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संविधान और आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। इसी कड़ी में 7 सितंबर को सिद्धार्थनगर जिले में भी संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर इस रैली में शिरकत करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। इंडिया गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अगर डुमरियागंज लोकसभा से उनकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और उसको बदलने की बात हाल ही में ये कहा कि अब देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है, बदल जाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में हम सभी आजाद समाज पार्टी के सिपाही दिनांक 7 को बृहस्पतिवार को जिला जेल के तत्पर है। हमारे देश की मीडिया, आप सब, हम सब जान रहे हैं कि हमारे आजाद भारत देश को कोई इटवा बलकों उतार के ले चले पैदल वहां पे, तब तो लगेगा कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अब नेता आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का जो
के बाद हमारे बाबा साहब ने दिया है और उस संविधान में सबके अधिकार निहित हैं और उसको बदलने की बात हाल ही में ये कहा कि अब देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है, बदल जाना चाहिए। उसी को लेकर के आज महामानव प्रचंड विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पवित्र संविधान दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सरकार की जननी सुरक्षा योजना को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। प्रसूताओं की मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई जननी सुरक्षा योजना आशा और एएनएम को प्रसूताओं को अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लगातार प्रसूताओं की मौत हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिन महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और सामान्य प्रसव से पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन रात में प्रसूता की हालत बिगड़ गई और ब्लड की कमी के कारण प्रसूता की मौत हो गई। चल रहा था पहले, फिर इनके पेट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था। इन्होंने कहा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा खाने के लिए दे दो, पेट में जलन पड़ रही है इनके, कुछ खाने पीने के लिए दे, ओट सूख रहे हैं। इन्होंने जब तक खून चढ़ नहीं जाएगा तब तक आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ना खाने को ना पीने को। फिर इनके और दर्द हुआ, फिर आए सर इनके और फिर पीर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये होती रहती है, थोड़ी बहुत बोतल चल रही होती रहती है। और हुआ फिर इन्होंने चैन ही नहीं पड़ा, फिर इनके ओट मेरा सुन्न हो गए। जी दीदी कह रही थी इनके ओट मालूम नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर वो खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, फिर इन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। पता ना कौन कौन से इंजेक्शन लगाए, बोतल लगाना शुरू कर दी। रेफर नहीं किया, हालत बिगड़ी तब फिर वो। अगली खबर बागपत से है, जहां स्कूल प्रबंधक प्रदेश सरकार के सभी नियमों को ताक पर रखकर स्कूल चला रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल में क्लासें चलाई जा रही हैं। साफ तौर पर इस स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। फिलहाल बीएसए ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली गांव में स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल का है, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली मान्यता करीब 1 माह पूर्व समाप्त हो गई है। मान्यता का नवीनीकरण नहीं होता है तो बच्चों का पूरा साल खराब हो जाएगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस बात का ठीकरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सर फोड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल बीएसए ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, इन्होंने अप्लाई किया हुआ था मान्यता के लिए, तो जो जिसकी जांच करा के फिर एडी सर को फॉरवर्ड की गई, फिर वहाँ से इनका रिजेक्शन हुआ है। फिर से इन्होंने अप्लाई किया है तो उस पर जांच कमेटी फिर से बना दी गई है, जो कि जल्दी रिपोर्ट दे देगी। फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या आई है जांच सामने और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई मान्यता ख़त्म नहीं हुई। सन 2026 तक का स्कूल की इंटर तक की मान्यता सीबीएसई बोर्ड से स्कूल की है। जो इसकी बीएससी की जो मान्यता होती है उसके लिए अप्लाई करा हुआ है, प्रोसेस में है सारा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले में सीएमओ ऑफिस में वायरल वीडियो, जिसमें सीएमओ एवं अन्य अधिकारी द्वारा अस्पतालों के नवीनीकरण को लेकर पैसे के लेन देन का मामला एवं वायरल वीडियो सामने आया था, लेकिन मामले में अभी तक कार्रवाई न होने के कारण जिले के कुछ युवा समाज सेवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग एवं अपना मांग पत्र प्रशासन को भी सौंपा है। इस दौरान युवा समाजसेवी शाहरुख पठान ने मीडिया से बात करते हुए मामले को लेकर जानकारी देते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है एवं विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर जेल भेजने की भी मांग की गई है। सीएमओ साहब का जो प्रकरण पिछले विगत 2-4 दिन से चल रहा है, आए दिन उनकी शिकायत मिलती है कि पैसा लेकर ये करते हैं वो करते हैं। बासी का कोई चौधरी नाम का अस्पताल जिससे वो 5 लाख का डिमांड करते हैं, उसका वीडियो वायरल के प्रकरण में हम लोग आज डीएम साहब को यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं कि तत्काल से तत्काल एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठा करके उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। जो भी दोषी हो वो तुरंत सीएमओ साहब हो, चाहे कोई जितने आदमी इस विभाग के लिप्त हो, वो या तो जेल जाए या तो उनको निलंबित कर दिया जाए। और खास करके मेडिकल कॉलेज में जो भी जाए मरीजों से बीएसटी के नाम पे पैसा या तो दवा के कमीशन के नाम पे पैसा
जो भी ये सिस्टम अपना बनाए हैं मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे, इसको तत्काल बंद कराया जाए। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक निर्वाचन का चुनाव संपन्न हुआ, जहां पर सारिक खान तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। उपाध्यक्ष रमेश लाल पटेल, सचिव गणेश साहू, सह सचिव सूर्य प्रकाश पुरैना, कोषाध्यक्ष RS खान, ग्रंथपाल राजेंद्र पटेल के रूप में आज निर्वाचित हुए और आज शांतिपूर्ण तरीके से यह निर्वाचन सफल हुआ, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में दिनेश तिवारी, सहयोगी निर्वाचन अधिकारी सुश्री सीमा रानी करीम, अन्य सहयोगी में नारायण यादव भी मौजूद रहे, जिसके तत्वाधान में यह निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यह अधिवक्ता संघ के लिए आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास का दिन रहा, जिसमें 214 मतों का प्रयोग हुआ और विभिन्न पदों पर निर्वाचन हुआ, जिसमें 214 मत सारिक खान तथा गणेश बघमार तथा 1 मत अविधि मान्य रूप से रहा, जिसमें 41 मतों से सारिक खान अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित हुए। निर्वाचन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी अधिवक्ता संघ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ये तीसरा कार्यकाल है मेरा, इससे पहले 2 बार मैं और अध्यक्ष रह चुका हूँ और ये मेरे भाइयों का प्यार है जो मुझे तीसरी बार फिर से इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तीसरी बार मुझे अध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त हुआ है और बहुत से अधूरे काम है जो पूरे करने हैं और बहुत सी बातें हैं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो अभी चला हुआ है देशव्यापी, उस पर काम करना है, ऊपर एक बार रूम बनना है, उस पर काम करना है और बहुत सी बातें हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मृत्यु दावा राशि जो है 3 लाख रुपए 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, आज भी वही है। उसको बढ़ा करके कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए शासन का इसमें ध्यान खींचने के लिए। उसके अलावा वकीलों के ऊपर जो वो हमले हो रहे हैं उसमें अधिवक्ता सुरक्षा जो है लागू करवाने के लिए और बहुत से मुद्दे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगर आप डॉग लवर हैं, आपके घर भी कोई स्ट्रीट डॉग पाला है, अगर आप भी स्ट्रीट डॉग को सहारा देकर उसे घर लाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास घूमने वाले आवारा व पालतू कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी के कारण एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर एक मासूम की मौत हो गई, जबकि कुछ दिन पहले अमरोहा में भी एक कुत्ते ने मासूम को अपना शिकार बनाया था। सड़क से लेकर घर तक कुत्तों की शक्ल में यमराज अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेबीज से 14 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 4 दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आए थे। बच्चा हवा पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। बच्चे की खराब हालत को देखते हुए परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बता दें, मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले याकूब के बड़े बेटे सावेज को करीब 1 माह पूर्व कुत्ते ने काट लिया था। हालांकि डर की वजह से बच्चे ने अपने परिवार को कुत्ते के काटने की सूचना नहीं दी। करीब 4 दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आने लगे। शुरुआत में परिजन कुछ समझ नहीं पाए, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। परिजन ने बच्चे के इलाज के लिए गाजियाबाद के MM अस्पताल के अलावा मेरठ, दिल्ली के GTB और एम्स लेकर गए, लेकिन सोमवार रात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सावेज को करीब 1 से 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले कुत्ते ने काट लिया था। बताया जा रहा है कि चरण सिंह कॉलोनी में रहने वाली एक महिला उस कुत्ते को पालती है और स्ट्रीट डॉग को फीड कराने का काम भी करती है। 5 से 6 कुत्ते वहां रहते हैं जो कई लोगों को काट चुके हैं। नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग को फीड कराने वाली महिला को नोटिस भेजा है, तो वहीं मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए
अधिक जानकारी की तो उसमें ये सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुत्तों का आतंक सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। बीते दिनों अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कुरैशी में सड़क के खूंखार कुत्ते ने मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। खूंखार कुत्ते ने हमले से मासूम बच्चे के कान खा लिए थे, जिसके बाद से मासूम दहशत में है। सवाल है, आखिर कुत्तों का आतंक का जिम्मेदार कौन? एक मासूम कुत्तों का निवाला बन रहा है तो कई मासूम रेबीज के शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। आखिर रेबीज बीमारी की जागरूकता और कुत्तों के आतंक पर सरकार और एनिमल संगठन के लोग ध्यान कब देंगे? स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अगली खबर मंगलौर से है, जहां जैरासी जबरदस्तपुर गांव के एक तालाब में कई दिनों से रह रहे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने कई दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया। दरअसल बरसात के बाद कई नदी नाले उफान पर थे, जिससे अक्सर मगरमच्छ आने की संभावना बनी रहती थी। वहीं कई दिनों से जैरासी जबरदस्तपुर गांव के एक तालाब में मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं तालाब में मगरमच्छ होने के कारण ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे थे। वहीं तत्काल सूचना पर वन विभाग की कर्मचारियों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया तो वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी। लगभग 3-4 साल का बच्चा है और जोरासी गांव से हमें लगभग 2-3 महीने से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि एक तालाब में मगरमच्छ है और हमारी टीम निरंतर वहां जाके इसका सर्च अभियान किया जा रहा था। कल हमने इसके लिए वहां पर फंदे लगवाए और इसको सुरक्षित पकड़कर अभी बाणगंगा में छोड़ा जाएगा। इसके द्वारा वहां किसी भी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। मंगलौर के ठोई गांव में ग्रामीण जंगली जानवर के आतंक को लेकर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों द्वारा जंगली जानवर को गुलदार बताया जा रहा है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव के जंगलों में कई बार गुलदार देखा जा चुका है। वहीं खेतों में गुलदार के पैरों के निशान भी देखे गए हैं, जिस कारण से ग्रामीणों ने खेतों में जाना भी बंद कर दिया है, जिस कारण ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शाम होने से पहले ही ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। ग्रामीणों की पूरी रात भी गुलदार की दहशत में ही गुजरती है। वहीं उप प्रभागीय वन अधिकारी साधुलाल ने बताया कि कई दिन से ठोई गांव के जंगलों में गुलदार होने की सूचना मिल रही है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी तक गुलदार होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लगातार क्षेत्र में गश्त जारी है। मामला ये हुआ, उस दिन से बरखा लागू हुई थी, ज्यादा पानी आया था। ये जानवर बड़ों में तो यहाँ आकर इन्होंने आतंक में क्या रखा, कोशिश पाड़ने तोड़ने कर रहे लोगों को। रास्ते में बैठे 20-20 आदमी इकट्ठे हुए, जहाँ घास ले, नहीं तो यहाँ डंगर भी भूखे मर गए। पानी नहीं फेर सकते, रात को वो खत्म हो जा कहने का। रात को घर पर डर लगे, जागतों का दिन में जंगल में लगे करेंगे कार रवि कुछ भी कर लो, पिंजरा फांजरा करके इसे यहाँ पे ले जाओ। अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंचे। ट्रैक्टर को विधानसभा के प्रवेश गेट पर ही रोक दिया गया। सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में गेट के दोनों तरफ पहुंच गए। इस बीच निर्दलीय विधायक और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। उमेश कुमार ने सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पर गंभीर आरोप भी लगाए। सबसे लापरवाह मंत्री हैं
वो मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री हैं। उनके यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है सतपाल महाराज जी के। उनको प्रवचन देने की आदत है, तो वो जानते हैं कि बस जनता सुने, उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को वन वे कम्युनिकेशन जनता की तरफ से होता है, पब्लिक की तरफ से होता है, जनता की बात सुननी चाहिए। उनके हवाई दौरे 1.5 साल पहले से मैं इस सदन में आवाज उठा रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, हम भारी बाढ़ से हमें जूझना पड़ेगा। और वही हुआ। 1.5 साल पहले मैंने जल शक्ति मंत्री जी को फोन लिखा, उन्होंने मुझे आज अभी 6 महीने पहले मुझे पत्र आया, बोले कि साहब 1.5 महीना पहले हमने तटबंधों को बनाने के संबंध में कुछ हमारी जानकारियां मांगी थी, उसका 1.5 साल हो गया। माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कार्यालय को आज तक इनके कार्यालय से जवाब नहीं दिया गया। इससे लापरवाह मंत्री या इससे लापरवाह मंत्री का विभाग क्या हो सकता है जो 1.5 साल से किसी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बातों का जवाब न दे सके। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरुआत हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि सत्र की अवधि को बढ़ाए जाने, आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र की अवधि बिजनेस के मुताबिक रखी गई है। सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कार्यमंत्रणा समिति में हमने सारा विषय रखा और बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है, करना और बिजनेस होना में फ़र्क है। यदि हमारे पास बिजनेस है, निश्चित रूप से हम उसमें जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं और सभी मुद्दे विधानसभा के पटल पे आने हैं, वो आ रहे हैं। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि अनावश्यक रूप से सरकार का, जनता का पैसा, आप समझते हैं कि एक दिन में कितना पैसा लगता है, वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो फिर भी आग्रह कर रहे हैं, विपक्ष चाहता है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा यदि अनुमति देती है, कोई ऐसी स्थिति है तो हम सदन बढ़ाने के लिए। स्पीकर तो पिछली अब बात अगली अहम खबर की। उत्तराखंड बार काउंसिल ने हापुड़ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के देहरादून, उधम सिंह नगर एवं अन्य जिलों में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई के विरोध में 8 सितंबर को उत्तराखंड के समस्त अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्यों से विरत रहने एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बार काउंसिल के सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा की ओर से इस आशय की सूचना समस्त बार एसोसिएशनों को भेज दी गई है। देखिए, सारे उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से प्रशासन ने आदेशों का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और लोगों को, वकीलों को, सबको एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हापुड़ में जिस तरह से बहुत बड़ी घटना हुई है और वकीलों को तो पिटाई, महिला अधिवक्ता को बहुत बुरी तरह से घायल किया और कोई ऐसा रीज़न नहीं था। आज हाईकोर्ट अपनी अपनी ओर से इस निर्णय के उस पर अपने सुमोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं हापुड़ की घटना को। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज और देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े में वकीलों को आरोपी बनाकर वकीलों को उत्पीड़न करने से नाराज डोईवाला में परवादून बार संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डोईवाला तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने अपना रोष जताते हुए कहा कि अब वकीलों को अपना काम करने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकील समाज में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन अब वकीलों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसे वकील किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 29 तारीख को अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो हापुड़ पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर
लाठीचार्ज किया, उनके चैम्बरों में घुसकर महिला अधिवक्ताओं के साथ ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहाँ के अधिवक्ता लगातार मांग कर रहे थे कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर करा जाए और उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए। अधिवक्ताओं के ऊपर प्रत्येक दिन जो है पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। अभी आपने हापुड़ की घटना देखी होगी, हापुड़ में जो है पुलिस वालों ने कैसे देखा अपने महिला अधिवक्ताओं को, और वहाँ के जो और अधिवक्ता उनके साथी थे वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई है। अगली खबर कोरबा से है, जहां छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कांग्रेस के आरोपी को खारिज कर दिया है। सभी कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। दरी जोन के 200 छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता व पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल होने की खबर को उन्होंने झूठा बता दिया है। कांग्रेस नेता विकास सिंह ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 200 सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करने का झूठा दावा किया था। विकास सिंह के ऊपर एक महिला से छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट के मामले में कोरबा विशेष न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज किया है, जिसके बाद अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगली खबर महासमुंद से है, जहां जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र ग्राम टेका की खबर है, जहां ग्रामीण अपने खेत का मुआयना करने जा रहे थे, तभी भालू ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पिथौरा प्राथमिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम तत्काल घायल को 1000 और मृत व्यक्ति को घायल व्यक्ति को 1 लाख और मृत व्यक्ति को 25,000 की राशि प्रदान की गई। रुको रहेंगे अगली खबर का। कांकेर मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी और लिपिकीय श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से पात्र अभ्यर्थी कांकेर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और समस्याओं को बताते हुए जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने को कहा। दरअसल कांकेर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर आवेदन मांगा गया था। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, आवेदन पहुंचा और चतुर्थ श्रेणी व लिपिकीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पूर्ण हो जाने के बाद भी सूची जारी नहीं की जा रही है। अब विलंब किया जा रहा है, जिसे अतिशीघ्र करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अभ्यर्थी ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं तथा सभी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूर्ण कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन श्री गर्ग से भी निवेदन किया गया है, तो वहीं अभ्यर्थी बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के डीन गर्ग हमेशा आश्वासन देकर लोगों को भेज देते हैं। अब बात अगली खबर की। जयपुर के जल भवन कार्यालय पर प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, महामंत्री राजेंद्र सिंह एवं जनता जल योजना के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने का प्रयास किया और पुलिस से भी कर्मचारियों की जबरदस्त मुठभेड़ और झड़प हुई। जल भवन गेट पर लोगों को पुलिस ने समझाइश दी। उसके बाद उन्होंने संगठन को मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ललित कुमार व CS उषा शर्मा से वार्ता करने का आश्वासन दिया। आज जल भवन पे सैकड़ों राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे जलदाय विभाग का कर्मचारी, जनता जल योजना का कर्मचारी आज अपनी समस्याओं को लेकर के आज जयपुर के जल भवन पर एकत्रित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करने के बावजूद भी उसके कार्य आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आज कर्मचारियों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। चाहे वो विभाग के अंदर नई भर्ती का मुद्दा हो, चाहे वो वर्कचार्ज कर्मचारियों के सिविलीकरण का मुद्दा हो, चाहे जनता जल योजना को स्थायी और वेतनमान बढ़ाने की मांग हो, इन सब विषय जो 8 सूत्रीय जो हमारी मांगे हैं, जो लंबे समय से चल रही है, सिर्फ आश्वस्त पे टिकी हुई है। आचार संहिता का सरकार का समय नजदीक है और कर्मचारियों को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने का एक जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है और उसके आदेश जारी नहीं होने से सभी जलदाय कर्मचारियों के अंदर आज आक्रोश व्याप्त है। इसलिए आज जल भवन पर हम लोग सब लोग एकत्रित होकर के हमने हमारी मांगों के प्रति हुंकार भरी है, अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ा को जो है कि जताने के लिए, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगली खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर
के नवनियुक्त आयुक्त बाबूलाल गोयल ने पद ग्रहण के बाद पहली समीक्षा बैठक ली है, जिसमें नगर निगम ग्रेटर की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों के बारे में फीडबैक लिया गया है। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सोहन राम चौधरी, वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियंता PRO धर्मिता चौधरी सहित सभी जोन उपायुक्त, मुख्यालय एवं अधिशासी अभियंता मौजूद रहे। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।